हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम अनअकैडमी। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत अनअकैडमी से बोल रहा हूं। साथियों, आज 8 बज गए हैं और अनअकैडमी विद्या पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। साथियों, यहाँ पे आप सभी लोग जो है अनअकैडमी विद्या पे आज सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यहाँ पे टेट T20 डेली टेस्ट हो रहे हैं फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और आप यहाँ पे इस टेस्ट को भी डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं शाम को 6 बजे। साथ साथ यहाँ पे इनरोल भी कर लीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको कुछ जल्दी जल्दी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के बारे में बता दूं। जो ऐप पे हमारी क्लासेस चल रही हैं, प्लस पे क्लासेस चल रही हैं, उसके बारे में बता दूं। फिर यहाँ पे टॉप 15 क्वेश्चंस बाल विकास मनोविज्ञान के डिस्कस करेंगे। सीटेट पेपर 1 के लिए फाउंडेशन कोर्स चल रहा है साथियों। ये फाउंडेशन कोर्स बेसिक लेवल से बिल्कुल इसके अंदर पढ़ाया जा रहा है। जो विद्यार्थी बेसिक लेवल से अपने जड़ को मजबूत करना चाहते हैं वो इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे साथियों हमारी बहुत सारी क्लासेस चल रही होती हैं, टेट के लिए, सीटेट के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए। आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एक बार आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ता है और इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करने के साथ साथ आप यहाँ पे जो है क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। क्लासेस अटेंड करने में आपको फ़ायदा क्या क्या है, जैसे लाइव क्लासेस बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से आप अटेंड करेंगे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज हैं। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, अच्छे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। एग्जेस्टिव कोर्स कवरेज है, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर कराया जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है। लाइव टेस्ट सीरीज भी है। स्टडी मटेरियल पीडीएफ के रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर राइटिंग सेशन है, मतलब आप फीडबैक भी लिख सकते हैं, आंसर भी लिख सकते हैं। और टीचर्स के मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी साथियों। K2SP कोड हमारा रेफरल कोड है साथियों। रेफरल कोड आप नहीं भूलेंगे। रेफरल कोड एक बार अप्लाई करते हैं तो आपको जो है सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है और सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पे लेकर के क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं प्लस पे। आप देखेंगे 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का यहाँ पे कोर्स अवेलेबल होता है और आप आराम से यहाँ पे सभी कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं। हम स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आप आराम से सभी कोर्सेज को अटेंड करते रहिए। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, एक सब्सक्रिप्शन के बाद आप सभी कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं, चाहे वो टेट के कोर्सेज हो, सीटेट के हो, पीआरटी हो, किसी भी तरह के जो शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड एग्जाम के हो। साथ साथ आज के टॉपिक पे आते हैं साथियों। आज जो है टेट एंड सीटेट 2021 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। टोटल जो है आज 15 क्वेश्चंस होंगे आपके और उम्मीद करता हूँ कि आप 15 में 15 जरूर लाएंगे। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग तैयार हो जाइए और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम आपको जो है क्विज कराते रहते हैं, टेस्ट कराते रहते हैं, वो भी आपको मदद मिलेगी। और आज साथियों यूट्यूब में हम जो है क्विज होस्ट का जो है कोड नहीं दे पाएंगे। कल से हम आपको क्विज होस्ट का जो है कोड जो है यूट्यूब पे भी मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आप 8:50 पे जो डेली क्विज होता है वो भी आप दे सकते हैं। आपको कल से ये क्विज मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए साथियों, हम प्रारंभ करते हैं आप सभी लोगों के लिए। पहला जो है स्लाइड पे क्वेश्चन है, ये रहा। पहला सवाल है, व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए। एम्फेसिस शुड बी गिवन इन प्रोफेशनल गाइडेंस। किसी भी बच्चे को व्यावसायिक निर्देशन देने में किस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए? नौकरी दिलाने के ऊपर, या सेवार्थी की उचित नौकरी ढूंढने में सहायता करने के ऊपर, या शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाए रखने के लिए, या सेवार्थी को उचित वृत्ति के चयन की सहायता करने में। तो साथियों, एक टीचर जो होता है स्कूल में काउंसलर भी होता है, गाइड भी होता है, बच्चे को समय समय से दिशा निर्देश गाइडेंस देता रहता है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे साथियों कि व्यावसायिक निर्देशन में सबसे ज़्यादा बल किस पे देना चाहिए, तो नौकरी दिलाने पे सबसे ज़्यादा बल नहीं होता है। शिक्षा का जो अर्थ होता है वो नौकरी दिलाना ही सिर्फ नहीं होता है। सेवार्थी को उचित नौकरी ढूंढने में सहायता करने के लिए थोड़े समय तक मान लेते हैं कि भाई चलो बच्चे को उचित अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट के लिए हम हेल्प कर सकते हैं, ये गलत आंसर नहीं है। शिक्षा व्यवस्था को जो है वृत्ति उन्मुख बनाए रखने के लिए, मतलब एजुकेशन सिस्टम जो है वह जॉब ओरिएंटेड हो, मतलब नौकरी ओरिएंटेड बनाए रखने के लिए हम बच्चे को उसी हिसाब से गाइडेंस देते रहें ताकि वो शिक्षा ऐसी ग्रहण करे ताकि उसके बाद उसको नौकरी मिल जाए। इस तरह से हम उसको
से जो है शिक्षा मुहैया कराते रहें और एजुकेशन सिस्टम को उसी तरीके से हम बच्चे को भी ओरिएंटेशन देते रहें कि जो कुछ भी तुम सीख रहे हो इससे तुम्हारा प्लेसमेंट होगा, तुम्हारी नौकरी लगेगी। इस तरह से हम बच्चे को बस जो है गाइड करते रहें, या सेवार्थी को उचित वृत्ति के चयन में सहायता करने पे, या बच्चे को जो है एप्रोप्रिएट कैरियर के फील्ड में जाने के लिए एप्रोप्रिएट, वृत्ति का मतलब होता है एक कैरियर होता है, वृत्ति का मतलब पेशा होता है, उसको कैसे बच्चा चयन करेगा। तो यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है वह ऊपर के तीनों ऑप्शन से ज़्यादा एप्रोप्रिएट है कि बच्चा अपनी क्षमता के हिसाब से एप्रोप्रिएट फील्ड में जाएगा, एप्रोप्रिएट जो है कैरियर को चूज कर सकता है। यह डी वाला आंसर बिल्कुल सही है कि सेवार्थी को उचित वृत्ति की सहायता करने पे सही आंसर है। गाइडेंस का यही पर्पज होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। इस समय आप अनअकैडमी के विद्या चैनल पे क्लासेस देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाले कौन से तत्व हैं? पारिवारिक संघर्ष, विकास की उत्तम दशाएं, शिक्षक द्वारा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, या जनतांत्रिक अनुशासन। साथियों, आप जानते हैं मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा उपयोगी है आजकल स्कूल साइकोलॉजी में, एजुकेशन साइकोलॉजी में मेंटल हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। मेंटल हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बाधा डालती है तो पारिवारिक संघर्ष। अगर फैमिली के अंदर डिस्प्यूट है, फैमिली के अंदर परेशानी है, तो बच्चे के माइंड पे के ऊपर इसका सबसे बुरा असर पड़ता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। विकास की उत्तम दशाएं, बेस्ट कंडीशंस ऑफ डेवलपमेंट, ये कभी भी मेंटल हेल्थ को ख़राब नहीं करती हैं। अगर हमारे लाइफ में सब कुछ बेस्ट कंडीशंस, सुइटेबल कंडीशंस अगर हमें मिलती रहेंगी तो इससे हमारे लिए और बेटर सिचुएशन पैदा होती है, मेंटल हेल्थ के ऊपर असर नहीं पड़ता है। शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण रवैया, सिंपैथेटिक अप्रोच भी हमारे मेंटल हेल्थ को अच्छा ही करता है। जनतांत्रिक या डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन या जनतांत्रिक रवैया, या सबको एक बराबर मौका देना, सबको अपॉर्चुनिटी देना, ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्मेट माना जाता है और डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो पारिवारिक संघर्ष है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं साथियों। अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए उचित व्यवहार, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, या उचित यौन शिक्षा प्रदान करना, या किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना। साथियों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि टीनेजर्स को या एडोलेसेंट स्टेज में क्या नहीं किया जाना चाहिए बच्चों के साथ। तो यहाँ पे उचित व्यवहार तो करना चाहिए, ये तो बिल्कुल ठीक है, हमें उचित व्यवहार करना चाहिए। यह नहीं करने के साथ हम जा नहीं सकते। अगर बी वाले ऑप्शन में जाएंगे, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन, बिल्कुल ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान किया जाना चाहिए। उचित यौन शिक्षा, प्रोवाइडिंग प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, बिल्कुल किया जाना चाहिए, ये भी सही चीज़ है। किशोरों के मनोविज्ञान की अवहेलना करना या नहीं किया जाना चाहिए, मतलब डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। किशोरों को जो है हम उनके मनोविज्ञान को समझें, उनकी सिचुएशन को समझें, इसकी अवहेलना या इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए टीचर को। तो डी वाला आंसर नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें करने की कैटेगरी में आती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। इस समय आप अनअकैडमी के विद्या चैनल पे क्लासेस देख रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मानसिक विकास के पक्ष हैं। द एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट आर निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, चिंतन, थिंकिंग, ध्यान, अटेंशन, या उपरोक्त सभी आंसर सही आंसर है। साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, हमारा मानसिक विकास कैसे होता है। जब हम अपने वातावरण में इंटरेक्शन करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है। मतलब ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। आप कभी न कभी अपने आसपास की वातावरण में इंटरेक्शन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसके साथ साथ थिंकिंग प्रक्रिया भी ज़रूरी होती है। अटेंशन, किसी भी चीज़ को कितना अटेंशन के साथ ध्यान से आप उसको समझ रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य के विकास लिए या मानसिक विकास के लिए। तो यह मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, ये सब एक ही तरह के शब्द हैं जिसमें निरीक्षण करना, चिंतन करना, ध्यान देना, सभी चीज़ें जरूरी है। इसलिए डी वाला आंसर बेहतरीन आंसर है। ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण क्या क्या हो सकते हैं? बच्चों में
जो क्राइम टेंडेंसीज होती हैं वो क्यों जन्म लेती हैं? निराशा की भावना के कारण, या नए अनुभवों की इच्छा, या असफलता, या उपरोक्त सभी। साथियों, किशोरावस्था बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का स्टेज होता है, आंधी तूफान की अवस्था होती है, और यहाँ पे किशोर जो है बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम फील करता है। किशोरों में एडजस्टमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, सोसाइटी के साथ, अपने कैरियर के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। नए जो अनुभव होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैश होता है, नए अनुभवों में भी वो फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है अस्त व्यस्त उनका दिमाग हो जाता है, बहुत ज़्यादा निराशा की भावना भी उनके अंदर आती है। तो यहाँ पे निराशा की जो भावना है ये भी जो है अपराध प्रवृत्ति की तरफ उनको ले जाती है। कई बार वो बहुत ज़्यादा निराश महसूस करते हैं। अनुभवों की इच्छा, नए अनुभव, वो नए नए जो एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उनके लिए नई होती है, और उन एक्सपीरियंसेस को जब वो लेना चाहते हैं तो उसमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट या अंतर्द्वंद पैदा होता है, जहाँ से उनके अंदर निराशा की भावना पैदा होती है। और कई बार बहुत सारी लग्जरी की चीज़ें हैं, बहुत सारी चकाचौंध की दुनिया है, उसमें जो है वो नई इच्छाओं को बहुत तेज़ी से जन्म देता है, वो उसको लेना चाहते हैं, और जब नहीं मिलती हैं चीज़ें तो उनके अंदर एक निराशा की भावना आती है, एक क्राइम की भावना आती है। फेलियर भी कई बार हमारे लाइफ में जो है अपराध की प्रवृत्ति को डेवलप करता है। कई ऐसे स्कूल से आपने उदाहरण देखा होगा कि बच्चे फेल हो जाने के बाद कई अलग अलग तरह की आपराधिक प्रवृत्तियों में पाए गए, जैसे कि मारपीट करना, घर से भाग जाना, दूसरे को मार देना, या बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल कहा जाता है? साथियों, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे कठिन काल कौन है, सबसे आसान काल कौन है, इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन वाले सवाल आते हैं। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, या ये सभी। साथियों, यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ। ऐसा उलझाऊ क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, इसका एक फॉर्मेट बताता हूँ। यहाँ पे अलग अलग विकासात्मक मनोविज्ञान के ऊपर जो भी मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, चाहे आप एरिक्सन की बात करो, फ्रायड की बात करो, आप जीन पियाजे की बात करो, जो लोग बालकों के ऊपर अध्ययन करते हैं, हरलॉक की बात करो, तो कोई भी मनोवैज्ञानिक ये नहीं कहता है कि कोई एक पर्टिकुलर पीरियड बहुत ज़्यादा कठिन काल होता है। यहाँ पे माने जाते हैं कि हर पीरियड के चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। चैलेंजेस जो होते हैं हर जगह पे मौजूद होते हैं, हर जगह चुनौतियाँ रहती हैं बच्चे के विकास में, या जो विकास है उसका कहीं ना कहीं हर स्टेज में अपनी अलग अलग चुनौतियाँ होती हैं, अपने उसके खतरे होते हैं, और उन चुनौतियों और खतरे से विकास के हर स्टेज को गुजरना पड़ता है। चाहे वो वृद्धावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे इन्फेंसी हो, हर जगह चुनौती है, हर जगह खतरे हैं, हर जगह रिस्क है। तो यहाँ पे इस तरह की अगर कोई चुनौती है, कोई कोई ज़्यादा कठिन काल है, ऐसा कोई सवाल पूछे, तो इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक पीरियड नहीं है। बाल्यावस्था की अलग कठिनाई है, शैशवावस्था की अलग कठिनाई है, एडोलेसेंस स्टेज की अलग कठिनाई है। इसलिए यहाँ पे तीनों आंसर सही आंसर है। डी आंसर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एनी लैंग्वेज लर्नड आफ्टर द फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग इज कॉल्ड। पहली या मातृभाषा के बाद सीखी गई भाषा क्या कहलाती है? नेटिव लैंग्वेज कहलाती है, सेकेंड लैंग्वेज कहलाती है, ग्लोबल लैंग्वेज कहलाती है, या ये सभी आंसर सही आंसर है। साथियों, पहली भाषा के बाद जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो वो क्या कहलाती है? दूसरी भाषा का मतलब हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है ये पहली लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है। नेटिव लैंग्वेज जैसे मान लीजिए हम अपने इंडिया में अपनी भाषा बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, कोई पंजाबी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग होती है। उसके बाद वो कोई दूसरी भाषा सीख रहा है, मान लीजिए वो इंग्लिश सीख रहा है, फ्रेंच सीख रहा है, जर्मन सीख रहा है, तो ये हमेशा पहली या मातृभाषा के बाद जो भी भाषा सीखी जाती है वो सेकेंड लैंग्वेज होती है। फर्स्ट लैंग्वेज साथियों हमेशा यह जो होती है एक्वायर की जाती है, इसके अंदर एक्विजिशनल कैपेसिटी होती है, अधिग्रहण की क्षमता होती है, जो हम ऑटोमेटिकली जहाँ पे जन्म होता है सीखते रहते हैं। लेकिन जो सेकेंड लैंग्वेज होती है ये एक्वायर नहीं की जाती है, बल्कि लर्न की जाती है, वातावरण में सीखी जाती है, या बाद में डेवलप की जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वह भाषा जो एक बच्चा स्कूल से आने के पहले हासिल कर लेता है, लैंग्वेज दैट चाइल्ड एक्वायर्स बिफोर कमिंग टू स्कूल। स्कूल जाने के पहले या प्री स्कूल के पहले ही बच्चे को कौन सी भाषा आती है? जब बच्चा पैदा होता है जिस घर में,
वही तो भाषा आएगी, वही तो भाषा वो बोलेगा, तो ये नेटिव लैंग्वेज भी होगी। बिल्कुल सही आंसर है ये। नेटिव का मतलब होता है अपनी मातृभूमि की भाषा या मूल भाषा। यह इंग्लिश लैंग्वेज होगी, ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज होगी, बिल्कुल फर्स्ट लैंग्वेज भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सही आंसर जो है वो 1 और 3, मतलब नेटिव लैंग्वेज भी है और फर्स्ट लैंग्वेज, ये दोनों ही लैंग्वेज के साथ बच्चा स्कूल जाता है, मतलब उसकी अपनी मातृभाषा जो होती है उसी के साथ स्कूल जाता है। इसीलिए 3 लैंग्वेज फार्मूला में कहा गया है कि बच्चे को जो है जो भी आप सिखाएंगे, एनसीएफ कहता है उसकी अपनी मातृभाषा में ही सिखाएंगे। और इसके ऊपर भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चे की मातृभाषा में कौन सी क्लास तक सिखाया जाए। तो यहाँ पे देखेंगे 6ठी क्लास तक जो है बच्चा, या 5th क्लास तक जहाँ पे बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा में सीखेगा। उसके बाद जो है फिर दूसरी भाषा, आप उसको दूसरी भाषा में भी सिखा सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? भाई एनसीएफ में कौन सी बात नहीं शामिल है जो उसके गाइडिंग प्रिंसिपल में कही गई है, मेन प्रिंसिपल में कही गई? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, या ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। वैसे देखा जाए तो जो पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल में नहीं कहा गया है। दूसरी चीज़ की अगर हम बोले रटने वाली बात, तो रटने वाली भी बात को कहा गया है कि रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज्ञान के कंस्ट्रक्शन पे या ज्ञान के निर्माण के ऊपर बात होनी चाहिए। पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान, एक्वायरिंग स्पेसिफिक नॉलेज फ्रॉम बुक्स का मतलब होता है कि एक ऐसी गुणवत्ता शिक्षा हो जो पुस्तकें दे रही है, मतलब टेक्स्ट बुक पे ही ऊपर डिपेंड ना रहें, लेकिन टेक्स्ट बुक से कुछ विशिष्ट ज्ञान हम ले सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल में ये भी सीधे सीधे सी वाले ऑप्शन को भी नहीं कहा है। और आप देखेंगे ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये बिल्कुल कहा गया है उसके अंदर। तो यहाँ पे जो है पुस्तकों की, टेक्स्ट बुक की जो बात है उसके अंदर कही गई है गाइडिंग प्रिंसिपल में, पुस्तकें जो होती हैं सीधे किताबी ज्ञान जो है वो किताबी ज्ञान को जो है बाहरी ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक ही सिर्फ ना रहे। तो मतलब टेक्स्ट बुक को मना नहीं किया जाता है, इसलिए सी वाला उतना सही आंसर नहीं होगा। ए वाला बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना उसके गाइडिंग प्रिंसिपल में नहीं लिखा हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है? अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मैथमेटिक्स इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। मैथमेटिक्स का क्या ऑब्जेक्टिव है पढ़ाने का? बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना होता है, या बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना है, या बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता को विकसित करना है, या बच्चों का संवेगात्मक विकास करना है। तो आप साथियों देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा में गणित जो है, गणितीय ज्ञान या अंक गणित का ज्ञान ही देना इसका उद्देश्य नहीं है। गणित के प्रति रुचि पैदा करना है, ठीक है, लेकिन गणित पढ़ाने के ऊपर क्या बल है? गणित के प्रति गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सिर्फ रुचि ही पैदा नहीं करना है, रुचि पैदा करने के आगे भी तो कुछ होगा। यहाँ पे आप आएंगे बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज यहाँ पे, या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ऑपरेशनल थिंकिंग, क्रियात्मक थिंकिंग इत्यादि, इन चीज़ों का विकास करना है, मतलब तर्क का विकास हो सके, इस तरह से हमें गणित को पढ़ाना है। जैसे कि शब्दों में, वस्तुओं में, चीज़ों में वो अंतर कर सके, उसको क्लासिफाई कर सके, इतना तर्क हो कि वस्तुओं के अंदर अंतर कैसे किया जाता है उसको तार्किक तरीके से जो है समझ सके, ये जरूर उसके अंदर कहा गया है। तो इसको हम तार्किक विकास या ऑपरेशनल विकास कहते हैं। यहाँ पे आएंगे बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। संवेगात्मक विकास जो है वो गणित के द्वारा नहीं किया जाता है, संवेगात्मक विकास के लिए बहुत सारी और क्रियाएं होती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहना, या पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, या संपूर्ण पाठ्यक्रम का निर्धारित करते समय पूरा करना होगा, या उपरोक्त सभी है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है उसमें किस दायित्व की बात कही गई है? तो आप देखेंगे विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थिति,
की बात कही गई कि बच्चे जो है रेगुलर रहें, टीचर्स भी रेगुलर रहें, अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए। पाठ्यक्रम का संचालन करना है, कंडक्ट द कोर्स, बिल्कुल कंप्लीट करने के लिए बात कही गई है। कोर्स का सही तरीके से संचालन करने की बात कही गई है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का निर्धारण समय पे करना होगा, मतलब उसकी शेड्यूलिंग और कोर्स को कंप्लीट करने का जो समय है उसका एक निर्धारित समय होना चाहिए। यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। इस समय आप अनअकैडमी विद्यापीठ क्लासेस देख रहे हैं। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं वो कैसे आप उनको आकृतियों का या शेप का आप कैसे नॉलेज दे सकते हैं? मौखिक व्याख्यान के द्वारा, या त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा, या क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, या इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। आप देखेंगे जो बच्चा देख नहीं सकता या कोई भी दृष्टि दोष है उसके अंदर, जहाँ पे देखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई है, तो उसको कैसे आकृति का ज्ञान देंगे? किसी भी शेप के बारे में आप कैसे बताएंगे? किसी भी शेप और साइज के बारे में आप उसको कैसे समझाएंगे? तो मौखिक व्याख्या भी चलो ठीक है, मौखिक व्याख्या के द्वारा, लेकिन शेप को उतना बेहतर कल्पना नहीं कर पाएगा। अगर त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा, अगर आकृतियों को आप स्पर्श करवा रहे हैं, उसके कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो स्पर्श करके जो है दृष्टि दोष वाला व्यक्ति ज़्यादा बेहतर सीखता है और समझता है। तो बिल्कुल सही आंसर है। ब्रेल लिपि में भी क्या होता है? ब्रेल लिपि जो होती है वो ब्लाइंड लोगों के लिए जो बनी होती है, उसको स्पर्श करके ही जो है वो मात्राएं सीखते हैं, या जो भी अल्फ़ाबेट सीखते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, लिपि को सीखते हैं, वो उसको छू करके स्पर्श करके ही करते हैं। तो स्पर्श करने की जो विधि होती है वो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी विधि मानी जाती है। क्षेत्र भ्रमण उतना उपयोगी नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या को सूचित नहीं करता है? दृष्टिबाधित बच्चा की जो समस्या है इसमें से कौन सी नहीं है? दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, उदासी, ठोकर लगने का भय, या दूरी मापने में असमर्थता। कोई भी बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है या विजन की प्रॉब्लम है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रॉब्लम होती है? सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा चीज़ नहीं है। तो आप देखेंगे दिशा निर्देश को समझने में उसको प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए उसको कोई दिशा निर्देश या गाइडेंस दिया जा रहा है, तो उसको समझने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर जब वो ले जाएगा तो उसको काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। ये सही बात है। उदासी जो होती है, सैडनेस, उतना सही आंसर नहीं है। सैडनेस में कोई भी सैड हो सकता है, चाहे दृष्टिबाधित हो और चाहे वो बिना दृष्टिबाधित हो। वह जो है कोई बड़ी समस्या का संकेत नहीं देता है कि दृष्टिबाधित के पास ही ये बड़ी समस्या है। ये किसी के साथ भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। बी आंसर सही है। ठोकर लगने का भय, बिल्कुल सही आंसर ये रहता है। दूरी मापने में असमर्थता, किसी भी चीज़ की डिस्टेंस को वो कैसे मापेंगे, इसमें भी उनको कल्पना करने में, मापने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। आगे आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पे। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या है? जिसमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। द पर्पज ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम of integrated education for disabled children is to provide educational opportunities to children with disabilities। जो children with disabilities हैं, जो disabled बच्चे हैं, उनको कहाँ पे जो है कैसे आप उनको एडजस्ट करेंगे, कैसे आप उनको शिक्षा दिलाएंगे? विशेष विद्यालयों में, या मुक्त विद्यालयों में, या ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, या नियमित विद्यालयों में? तो आप देखेंगे साथियों, निःशक्त जो बच्चे हैं, अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात में विश्वास करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी आता है, विशेष विद्यालय भी आता है। सारे विद्यालय जो होते हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन की कैटेगरी में ही आते हैं। तो आप देखेंगे समेकित शिक्षा की केंद्र प्रायोजित जो योजना है उसमें ये कहा गया है कि नियमित विद्यालयों में ही आप जो है किसी भी निःशक्त बच्चे को विशेष व्यवस्था के तहत शिक्षा दे सकते हैं। मतलब उसके लिए विशेष सुविधाएं करते रहिए और नियमित विद्यालय में उसको ला सकते हैं। विशेष विद्यालय में तब भेजते हैं जब जरूरत पड़ेगी। नियमित विद्यालय में वो नहीं एडजस्ट हो सकता है, नियमित विद्यालय में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब विशेष विद्यालय में या ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में या जहाँ पे भी जिस भी विद्यालय में भेजना होगा, पहले हम नियमित विद्यालय में लाएंगे, वहाँ से डिसाइड होगा कि आगे भेजना है या नहीं भेजना है। बच्चे जो है बहुत सारे
नियमित विद्यालय में ही पढ़ करके वो सामान्य बच्चों के साथ भी वो सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता और लचीलापन। साथियों क्रिएटिविटी वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, क्रिएटिव होने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है। क्रिएटिविटी में आपने देखा ओरिजिनलिटी होती है, जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनके थॉट जो होते हैं बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं। क्रिएटिविटी में अनुशासन वाला पार्ट आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, अनुशासन की बात उसमें कहीं नहीं कही जाती है। हालांकि अनुशासन होना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें अनुशासित होने की बात, अनुशासन की बात नहीं आती है। धारा प्रवाह फ्लुएंसी होती है, उनके अंदर किसी भी कार्य को एक रिदम होता है। जब वो किसी कार्य या उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हैं तो वो फ्लुएंट होते हैं, वो रुकते नहीं हैं, वो हिचकिचाते नहीं हैं, वो सीधी दिशा में अपने उद्देश्य के प्रति आगे बढ़ते रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, उनके थॉट में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वह डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं, अलग अलग दिशाओं में सोचने वाले होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होते हैं, मतलब एक जगह बंद होके नहीं सोचते हैं, इतना लचीलापन उनके अंदर होता है। तो यहाँ पे जो अनुशासन है वो सही आंसर है, यह तत्व नहीं है। साथियों आप सभी लोग ऐसा जानते हैं कि इस समय टेट T20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स के द्वारा किया जा रहा है, और यहाँ पे आप 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक डेली टेस्ट अनअकैडमी पे शाम को 6 बजे देते हैं। और आप अगर इनरोल नहीं कर पाए हैं तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ पे इनरोल कर लीजिए। साथियों आज जो है क्विज होस्ट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे क्विज होस्ट का जो है हम आपको अलग से कोड नहीं दे पा रहे हैं। कल से हम आपको क्विज होस्ट का जो है कोड यहाँ पे लगा दिया करेंगे स्लाइड के लास्ट में, और आप सभी लोग जो है क्विज होस्ट कर सकते हैं और आप शाम को 8:50 पे क्विज दे सकते हैं। हालांकि क्विज हम डेली करा रहे हैं, लेकिन आजकल हम यहाँ पे क्विज का जो कोड है नहीं दे पा रहे हैं। आपको कल से क्विज का कोड मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों आज इस क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। अगर आपका कोई फीडबैक हो, कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपने बातें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और आपके क्या विचार हैं, आप लिख सकते हैं। इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आप सभी लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस पे काम करते रहें। आपकी सफलता मेरी सफलता है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका जीवन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट साथियों, बाय बाय।